हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रेड में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड देयर कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा, अर्थात उसकी एक समरी देखेंगे। ये समरी उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन बच्चों ने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है, इसलिए उनको ये समरी देखने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उस वीडियो में वो सब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं ये उनके लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले समरी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ईएमएफ क्या होता है, और उसके बाद उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे ईएमएफ की यूनिट क्या होती है। तो हम लोगों ने बात किया था इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसी प्रकार हम लोग इसको ई से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है W/Q, और इसी से क्या आया था, जूल पर कूलाम आया था। दूसरा हम लोगों ने बात किया था, या तो तीसरा कह सकते हैं, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर आगे हम लोगों ने बात किया था पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और हम लोग इसे किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, W/Q, अर्थात जूल पर कूलाम। इसी प्रकार हम लोगों ने आगे चर्चा किया था ओम के बारे में। हम लोगों ने देखा था ओम में हम लोगों ने बेसिकली 3 फार्मूले डिराइव किए थे, V/I इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू E/R। इन तीन चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि V और I के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, तथा हम लोगों ने कुछ इसी में पॉइंट बात किए थे, जैसे ये किन किन चीज़ों पे इनका नियम लागू होता है और किन किन चीज़ों पे नहीं हुआ था। इसी प्रकार हम लोगों ने इसमें एक चीज़ और देखा था कि जो EMF का मान होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से अधिक होता है। और आगे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वोल्टेज डिवीजन रूल। ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा आपको फिर एक बार अच्छे से रिवीजन करा दूं। तो इसमें हम लोग ने देखा था कि 2 रेजिस्टेंस थे जिनके क्रॉस ये वोल्टेज का मान निकालना था। न्यूमेरिकल में एक के क्रॉस हमको मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना था। तो इन दोनों का फार्मूला हम लोग ने देखा था क्या होता है। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है आपको, तो हम लोग देखते थे जो V टोटल रहता था और जो R1 रेजिस्टेंस और बटे टोटल रेजिस्टेंस। इसी प्रकार अगर हम लोग को इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना था, हम लोग देखते थे टोटल वोल्टेज और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है प्लस R1 प्लस R2। इसी प्रकार हम लोगों ने आगे बात किया था क्या, रेजिस्टेंस में हमने देखा था इसका जो फार्मूला होता है ρL/A, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसी प्रकार हम लोगों ने लास्ट में देखा था क्या, रजिस्टिविटी, और हमने देखा था रो बराबर क्या होता है, R/L, और इसका यूनिट क्या होता था, ओम मीटर। तो ये था पिछले वीडियो का समरी। ये समरी उनके लिए खास तब बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा था, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि EMF का मान पोटेंशियल डिफरेंस से अधिक क्या होता है। इसमें मैंने एक बेसिक चीज़ें बता दी जो आपको आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेंगे। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इससे हम लोग को कुछ एनर्जी मिलती है, जिससे हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छा लाने का प्रयत्न करते हैं और अच्छी चीज़ें लाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपना टॉपिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अभी देखा था हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस क्या करता है, वो धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न करता है, अर्थात धारा उसमें आसानी से फ्लो नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की बात किए थे, जैसे ये क्या हो गया आपका प्लास्टिक हो गया, ये एक मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत अधिक होता है। तो उसी के जस्ट विपरीत एक टर्म होता है जिसे हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, अर्थात वह धारा के प्रवाह में मदद करता है, अर्थात उससे प्रवाह में आसानी होती है, अर्थात सुगमता प्रदान करता है। तो हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, अर्थात उसका व्युत्क्रम जो होता है वो कहलाता है कंडक्टेंस कहलाता है। हम लोग इसे G से डिनोट करते हैं और हम लोग लिखते हैं G/1/R होता है, अर्थात प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। और इसी प्रकार हम लोग इसका जो मात्रक होता है, अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो आपका यूनिट हो जाएगा, तो सबसे पहले एक यूनिट यहीं से आ जाएगा। मान इसका यूनिट क्या होता है, एक ओम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। एक यूनिट आपकी यहाँ से आ गई। अगर हम लोग दूसरा इसी में बात करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, महो होती है। महो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ठीक। अब इसी के एक यूनिट और होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीमेंस कहते हैं, साइमन कहते हैं। इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, यस से कहते हैं, यस से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम लोग का अगला टर्म क्या है, कंडक्टिविटी होता है। अब हम लोग कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो जैसे हम लोगों ने अभी बात किया, प्रतिरोध का जो उल्टा होता है क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इसी प्रकार जो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, अर्थात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वह कहलाता है कंडक्टिविटी कहलाता है, अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है, ठीक। पहले हम लोग अच्छे समझ लेंगे, फिर हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें तो ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध का इनवर्स। इसको हम 1/ओम लिख सकते हैं, अर्थात ओम इनवर्स। और इसी प्रकार हम लोग इसकी यूनिट देखी, महो या साइमन इसको कहते हैं, यह से डिनोट करते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्या कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या था, कंडक्टिविटी। तो जिस प्रकार विद्युत प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है, उसी प्रकार जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाती है, या तो हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो हम लोग इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से और इसको हम लोग लिखते हैं 1/ρ, अर्थात इसका उल्टा, ठीक। अब हम लोग ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग इसकी यूनिट देखेंगे ये क्या होता है। तो एक यूनिट यहाँ से आ सकती है, हम लोग ने एक फार्मूला देखा था पिछले वीडियो में, ρ बराबर क्या होता है, RA/L होता है, ठीक। अब इस फार्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, देखिए क्या मिलता है आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा RA और ये आपका रो कहते हैं, ये आपका L ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम लोग अब सबको रखते हैं तो इसको हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, मान लीजिए मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये इससे एक बार ये कट गया तो आपका क्या बचा है, 1/ओम मीटर। अब ये दोनों अगर ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। एक आपका क्या हो गया यूनिट, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका महो पर मीटर हो जाएगा, ये हो गया आपका दूसरा। इसी में हम लोग एक और देख सकते हैं, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, साइमन पर मीटर, ठीक। तो ये थे आपके बेसिकली 3 यूनिट। जिस प्रकार हम लोगों ने कंडक्टेंस में देखा था उसी प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, कंडक्टिव में देखा। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसी सब संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस।
विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम। तो चलिए अब हम लोग कंडक्टेंस के बारे में लिखेंगे, अर्थात विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज डोनेटेड बाय जी। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जी बराबर क्या होता है आपका 1/r होता है, और इसकी हम लोगों ने 3 यूनिट देखी थी। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, कंडक्टिविटी। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सिग्मा बराबर क्या देखा था 1/ρ, और इससे संबंधित हम लोगों ने 3 यूनिट देखी थी। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे अगला टॉपिक। तो चलिए हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। आपका अगला न्यूमेरिकल है, इफ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस specific conductance of any material is 0.02 क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, एंड 0.04 महो पर मीटर। ठीक, 2 चीज़ दिया है, कंडक्टेंस दिया है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान दिया है। तब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस and specific resistance अर्थात रेजिस्टिविटी। हम लोग को कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मान दिया है कितना, 0.02 महो दिया है, और इसी प्रकार दिया है 0.04 ओम ये दिया है। तो चलिए अब हम लोग इसको हम लोग लगाते हैं, अर्थात इसका सलूशन देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कंडक्टेंस बराबर क्या होता था, 1/r होता था। हम लोगों ने अभी इस सूत्र को देखा, अर्थात इसको पढ़ा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/g। और हम लोग को यही निकालना भी था, रेजिस्टेंस निकालना था, ये रेजिस्टेंस निकालना था और ये रेजिस्टिविटी निकालनी थी। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/, इसका मान कितना दिया है 0.02। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/2। ठीक, ये हो गया। और इसको काट दीजिए, कितना जाएगा 50 ओम आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात R बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 50 ओम आंसर हो जाएगा। एक पहला आंसर आपका ये हो गया। ठीक, ये आपका पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक पूछा गया है, एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है सिग्मा बराबर क्या पढ़ा था 1/ρ, और यही हमको निकालना है। तो यहाँ से हम लोग फिर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/σ। ठीक, इसका मान कितना दिया है 0.04।
फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, ये आएगा 25, ये कितना हो जाएगा 9 मीटर। दूसरा आंसर आपका क्या होगा, ये हो गया। ये थे आपके 2 बेसिक से न्यूमेरिकल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। दोस्तों इसी के साथ सूर्य भगवान ने भी अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया है, जिसके कारण हम लोगों का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इस समय बहुत ही गर्मी पड़ रही है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या टॉपिक है जो उसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स। जीरो टेम्परेचर, हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, हम लोग का समय जैसे बच जाए। दूसरा हम लोग देखेंगे इसी में टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो बेसिकली ये 2 टॉपिक्स हैं जो हम लोग को इसके अंतर्गत पढ़ना है। पहले हम लोग देखेंगे कुछ जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके ये होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इन जो मटेरियल्स होते हैं इन पे हम लोग देखेंगे कि तापमान का इनके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, और हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से मटेरियल हैं। इसको मैंने 3 तरीके से मतलब अर्थात 3 भागों में बांटा है। अर्थात एक मटेरियल आपके हो जाएंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, दूसरा हो जाएगा नेगेटिव, तीसरा हो जाएगा जीरो। इसमें हम लोग देखेंगे उस पर टेम्परेचर का उनके मतलब अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा इसे हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखिए ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इनसे क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स क्या होते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिन पे टेम्परेचर बढ़ाने पर, अर्थात जिनका अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनका जो प्रतिरोध रहेगा वो भी बढ़ जाता है। अर्थात या हम ये भी कह सकते हैं कि एक लीनियरली रूप से अगर टेम्परेचर अगर ये हो गया, अगर ये आपका क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से बना लेते हैं।
ठीक, ये दो चीज़ हो गया। एक हो गया इधर आपका टेम्परेचर, इधर हो गया रेजिस्टेंस। जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स होते हैं उनका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अगर इससे समझते हैं तो इससे समझने में आपको और आसानी होगी। हम लोग देख सकते हैं वो ग्राफ क्या आता है, एक लीनियरली रूप से मतलब बढ़ता हुआ। जैसे जैसे हम लोग देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस का मान है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल हो गए। अगर इसी में हम लोग दूसरा बात करेंगे, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स, अर्थात वे पदार्थ जिन पर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी हम लोग तीनों समझ लेते हैं, फिर इन तीनों का एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, अर्थात ये पदार्थ होते हैं जिन पे अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, अर्थात घटता है। तीसरी बात हम लोग करते हैं, क्या होता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल, अर्थात वे पदार्थ जिन पर अगर हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसमें जो उनका प्रतिरोध होता है वो बहुत कम, अर्थात बहुत मामूली रूप से बढ़ता है, अर्थात ये कह सकते हैं बहुत नगण्य वृद्धि होती है। तो अगर हम लोग इन तीनों चीज़ों को अगर हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव के लिए हो गया। ठीक, अब दूसरा अगर हम लोग देखते हैं जो निगेटिव वाला जो था, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग तीसरे को अगर समझेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, ये क्या होगा, जीरो हो गया, जीरो कोफिशिएंट मटेरियल। इसमें देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन आ रहा है तो देखिए बहुत नगण्य हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी बहुत चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यह हम कह सकते हैं कि इसके मतलब एक सीधी रेखा अर्थात पैरेलल में लगभग, ये हो गए तीन तरीके के मटेरियल्स हो गए। ठीक, अब हम लोग इसको थोड़ा लिखेंगे। अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें जो आपके जो कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एजी हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब इसी में अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे आपके जो सेमीकंडक्टर हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, और सारे एग्जांपल्स की अभी हम लोग बात करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको डिटेल में। और ये तीसरा आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या जाएंगे, जैसे आपका हो गया मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके जीरो कोफिशिएंट मटेरियल्स होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके जो रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, एक नगण्य रूप से होता है। ये हो गई बेसिकली तीन तरह के मटेरियल्स और उन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। उसमें हम लोग कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे और उसी से संबंधित न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स, तो चलिए हम लोग इसमें लिखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहते हैं। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉपर हो गया,
एल्युमिनियम हो गया, Ag हो गया, Ae हो गया और ETC अर्थात चांदी और सोना हो गया। ये सब क्या होते हैं, अगर इन पदार्थों पर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस रेखीय रूप से बढ़ता है, लीनियरली रूप से। अब दूसरा हम लोग देखते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है अर्थात डिक्रीज होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके दोनों, ये कहते हैं इंसुलेटर थे, ये दोनों कहते हैं इंसुलेटर थे, ये सेमीकंडक्टर हो गया। और जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे कॉपर सल्फेट, AgNO3, ये सब के विलयन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स कहते हैं। तीसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बहुत कम अर्थात नगण्य रूप से वृद्धि होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल कहते हैं। अब इसी का एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, इसको मैंने साइड में लिख दिया है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, कॉन्स्टेंटन है, इसको हम लोग यूरेका के नाम जानते हैं। और इसमें देखिए, इसको मैंने इसलिए बता दिया अच्छे से कि देखिए आप SSC JEE 2019 ये क्वेश्चन पूछा था कि जो यूरेका होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो ये मिलके बना होता है, एक कॉपर होता है आपका और दूसरा क्या होता है, निकिल होता है। और दूसरा एग्जांपल इसमें क्या दिए है, मैग्नील, ये किससे मिलके बना होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकिल से बना होता है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा एग्जांपल देखेंगे, मैंने लिया है क्या, नाइक्रोम, ये किससे मिलकर बना होता है, निकिल और क्रोमियम से। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इसके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सभी जो है मैग्नीन का भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नाइक्रोम का भी पूछ लिया जाता है। और मैंने ये भी बताया कि ये क्या SSC JEE 2019 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, कुछ एक कहते हैं 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। उसमें कॉन्स्टेंटन की जगह ना लिख कर उसने यूरेका लिखा था, और हम लोग इसी को लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटन को हम लोग यूरेका कहते हैं। ये हो गया, हम लोग पदार्थ को कितने प्रकार से बांटे हैं ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे संबंधित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। किसी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखें क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के मान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि या कमी उस पदार्थ का कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हम लोग परिवर्तन करते हैं, उसके कारण जो उसमें तापमान के कारण जो उसके प्रतिरोध में वृद्धि या कमी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, अगर उन पर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ये क्या था, टेम्परेचर, ठीक। इसी प्रकार हम लोग देखा था क्या, ये क्या था, रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये क्या है R0 रेजिस्टेंस है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस क्या है वो R0 है। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, ये आपका क्या है, मान लीजिए ये क्या है RT1 है, और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा RT2, और ये जो टेम्परेचर है इसको मान लेते हैं ये T1 है, और ये क्या है T2 है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है। हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर से इसलिए बनाते हैं, इसलिए जो आपके जो कोई भी कंडक्टर हो, या हम कह सकते हैं हमारे प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब किसी तरह के जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। कोई भी वस्तु या हम कह सकते हैं आइडियल नहीं होती है, उसमें रेजिस्टेंस होगा ही, इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और भी देख सकते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाते जाएंगे, एक टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या हम लोग कह सकते 0 केल्विन, अर्थात -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन पर हमारा जो पदार्थ हो जाएगा वो क्या होगा, एक सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। अतः हम ये कह सकते हैं जो उसका रेजिस्टेंस का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस का मान शून्य हो जाएगा, अतः उसमें जो विद्युत धारा के अवरोध करने का जो गुण होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता कहते हैं। तो ये हो गई अति चालकता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस का मान है क्या वो R0 है, और टेम्परेचर जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, मान लीजिए T1 हो गया, तो इसमें जो टेम्परेचर के जो रेजिस्टेंस का जो मान है वो क्या है RT1 है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। सपोज एक कंडक्टर हैविंग, एक चालक पदार्थ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है R0 है, हैविंग रेजिस्टेंस R0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड RT1 रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर। RT1 रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात R0 रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, RT1 है T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस के मान में जो परिवर्तन हुआ है टेम्परेचर 0 से T1 बढ़ाने पर, जो रेजिस्टेंस के मान में जो परिवर्तन हुआ है R0 से क्या हो गया है RT1 हो गया है। ये जो होता है वो आपके जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल जो रेजिस्टेंस है, शुरुआत का जो रेजिस्टेंस वो कितना है, अर्थात जो है R0। और हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखेंगे, जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे होता है। और तीसरा हम लोग देखेंगे जो ये होता है वो किस डिपेंड होता है, तीसरा कि वो किस प्रकार का पदार्थ है, अर्थात नेचर ऑफ मटेरियल। तो चलिए हम लोग इसमें पहले लिखते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, देन है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना वृद्धि हुआ है, तो हम लोग क्या घटाएंगे RT1 माइनस R0। ठीक, अब हम लोग जो 3 पॉइंट बात किए थे उसको लिखते हैं। पहला पॉइंट था इज डायरेक्टली proportional to the initial resistance।
अर्थात जो प्रारंभिक रजिस्टेंस है उस पर निर्भर करता है। हम लोग लिख सकते हैं RT1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। दूसरा पॉइंट हमने क्या बात किया था, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका RT1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ये पहला हो गया, इसको मान लेते हैं दूसरा हो गया। तो चलिए हम लोग आगे तीसरा भी लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तीसरा क्या था, तीसरा सिर्फ एक डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, अर्थात किस प्रकार का पदार्थ है। तो चलिए अब हम लोग जो पहला माने थे, जो दूसरा माने थे उसको ऐड करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा था, RT1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, R0 और T1 था। पहले और दूसरे को ऐड करने में हमें क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, RT1 R0 इज इक्वल टू अल्फा नॉट क्या आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, ये हो जाएगा RT1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा 0 इज इक्वल टू RT1 माइनस RT0 अपॉन RT0 T1। एक आपका ये इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल गया है। और इसी को हम लोग एक तरीके से और देख सकते हैं, देखिए RT1, अब इसको इधर ले जाइए, इसको हम लिख सकते हैं R0 प्लस अल्फा 0 R0 T1। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर R0 कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 1 प्लस अल्फा T1, आपका दूसरा निकल के आता है ये एक फार्मूला। ठीक, अब देखते हैं क्या अल्फा नॉट वेयर अल्फा नॉट क्या है, इज ए कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और यही हम लोग और चीज़ देख सकते हैं, जो आपका क्या था, R0 था और RT1 था, क्या था, R0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या था, RT1 क्या था, रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हो गया आपका। अब हम लोग इसमें अगला टॉपिक बात करते हैं, जब आपको किसी एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का मान ज्ञात हो और हम लोग को दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का मान निकालना हो। ठीक, तो ये दो क्या है आपके इम्पोर्टेंट हैं, और इससे संबंधित हम लोग आगे न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए पहले दो और फार्मूले इसी तरीके से मैं डेरिवेट कराऊंगा, पहले उन दोनों को देख लेते हैं।
सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, अर्थात दूसरा फार्मूला डिराइव करते हैं। तो हम लोग देखते हैं दूसरा, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस known at any one temperature है, then find the value of resistance at any another temperature। अर्थात जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि हम लोग को एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात है, अब हम लोग को दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करना है। अर्थात दूसरा टेम्परेचर भी ज्ञात है लेकिन हमको उस पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, मान लीजिए सपोज अभी हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था, चलिए उसको एक बार फिर से बना लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये आपका टेम्परेचर था, ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने बात किया था, ये क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर हम लोग का रेजिस्टेंस क्या था, R0 था, और T1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लिए थे, उस पर कितना था, RT1, यही हम लोग को मानना है अभी। और यहाँ पे क्या था, RT2 था, जो कि T2 डिग्री टेम्परेचर पे था, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये था। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो RT1 है वो T1 डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस है। सपोज RT1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं RT2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे, तभी हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था, क्या, RT1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T1। ये फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो T1 डिग्री रेजिस्टेंस पे ये हो गया आपका समीकरण, ये भी हो गया। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग RT2 ज्ञात करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं R0 1 प्लस अल्फा, और ये जाएगा T2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर देना है, अर्थात समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करना है। ठीक, हम लोग क्या देखते हैं, RT2 अपॉन RT1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R0 1 प्लस अल्फा T2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा 0 T2 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा T1 हो जाएगा। ठीक,
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको भाग देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे कि हम लोग यहीं देख लें इसको। तो अगर हम लोग देखिए इसको अगर देखेंगे तो ये दो आपका कट जाएगा। ये देखिए आपका कट गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, RT2/RT1 इज इक्वल टू, ये दोनों कट गया है तो हम लोग इसको हटा देते हैं। तो ये लिख सकते हैं 1 + अल्फ़ा T2/1 + अल्फ़ा नॉट T1। ठीक, अब इसको हम लोग को ये ज्ञात है, ये रेजिस्टेंस क्या था, ज्ञात था, अल्फ़ा नॉट भी ज्ञात है और टेम्परेचर दोनों ज्ञात है। हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, RT2 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, RT1 + अल्फ़ा T2/1 + अल्फ़ा 0 T1। ठीक, ये देखिए ये आपका क्या निकल के आया, दूसरा फार्मूला। देखिए जितने फार्मूले ये डिराइव हो रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और हम लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, RT2 इज इक्वल टू RT1 ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा, इसको हम लोग बना लेते हैं बड़ा ब्रैकेट, अल्फ़ा T2 - T1। ठीक, ये भी आपका फार्मूला है। ठीक, ये हो गया। देखिए इसमें क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, RT2। ये दो आपके हो गए फार्मूले डिराइव्ड हो गए। अब चलिए हम लोग तीसरे की बात करते हैं। ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से तो ले सकते हैं। तो चलिए इसमें अब आप लोग तीसरा देखेंगे। मान लीजिए ये आपको T1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और हम लोग को अल्फ़ा नॉट का मान पता है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पता है और अल्फ़ा नॉट का मान पता है। तब हम लोग को अल्फ़ा 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक, मान लीजिए आपका T1 मान लीजिए क्या है, 40 है, 40 डिग्री सेल्सियस है। और तो हम लोग क्या करें, ज्ञात करेंगे अल्फ़ा 40 है। ठीक, इस पर आधारित एक फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा 1 एट T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग का फार्मूला देखिए आ जाएगा, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट 1 + अल्फ़ा नॉट T1। ठीक, ये आपका हो गया लास्ट फार्मूला हम लोग को देखना था। ठीक, चलिए ये तीनों हो गए कहते हैं फार्मूला डिराइव। अब इसी से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है और इसी से संबंधित हम लोग दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसी फार्मूले से देख सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू RT1 - R0/R0 T1। ये फार्मूला अभी हम लोगों ने सबसे पहले इसी को डिराइव किया था।
तो यहीं से अगर हम लोग देख सकते हैं, ये क्या था, चेंज इन रेजिस्टेंस था, ये था क्या, इनिशियल रेजिस्टेंस था, ये क्या था, टेम्परेचर था T1। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक हम लोग देखते हैं ओम लिख सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार इसका मात्रक हम लोग क्या लिख लेंगे, ओम, ये भी लिखा जाएगा, ठीक। और ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखिए जो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, ठीक। तो इसी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये थी आपकी क्या होती है, यूनिट, अर्थात टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होता है, ये होता है। देखिए ये यूनिट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि 2 नोट पॉइंट्स क्या हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन, अर्थात किस पे निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीसीएल 2018 के पेपर में पूछा था, यूपीसीएल 2018 ये क्वेश्चन पूछा था कि किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब किस पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान डिपेंड करता है। अगला इसमें हम देखेंगे कि यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान है वो क्या होता है, घटता है, ऑन इंक्रीजिंग the temperature, the value of temperature coefficient क्या होता है, डिक्रीज होता है था। देखिए अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करेंगे, अगर हम लोग देखेंगे कॉपर की, फॉर कॉपर देखिए अगर इसका अल्फ़ा नॉट का मान देखते हैं, अल्फ़ा जीरो का मान देखते हैं तो ये होता है कितना जान, 0.00427 समथिंग इतना होता है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर अब हम लोग टेम्परेचर अल्फ़ा 50 का मान देखते हैं, अल्फ़ा 50 का मान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये आपका जाता है 0.0352। देख रहे हैं ये कितना था, 427 से कितना हो गया, 52 हो गया। इससे हम लोग देख सकते हैं कि इसका मान क्या होता है, घटता है। तो ये हो गए आपके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग अगले लेक्चर में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और वह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो अभी ये यूपीसीएल 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर में सिर्फ इसी टॉपिक से, इससे संबंधित कम से कम आपके 10 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन इससे आपके पूछे गए थे। अभी तक जो मैंने पीछे बताया था, जैसे कितने प्रकार के मटेरियल होते हैं जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के आधार पे पॉजिटिव नेगेटिव, इनसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछा गया था। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अगला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसलिए यूपीसीएल नहीं, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और मैंने आपको जो तीनों फार्मूले डिराइव किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं तीनों फार्मूलों के आधारित हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।
किस लिए यूपीएससी में इससे संबंधित कई सारे न्यूमेरिकल्स आए थे। तो आप चाहते हैं कि आप हर एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो अगला वीडियो आएगा उसको भी अच्छे से देखिएगा। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा दिया जाए, ताकि आप सब लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम में अपना स्कोर कर पाएँ। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 MCQ दिए थे, उनका सलूशन देखता हूँ और उससे संबंधित, इस वीडियो से संबंधित अर्थात एक MCQ और देंगे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पिछले वीडियो का MCQ देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, अर्थात ओम्स लॉ किस पर लागू होता है। तो इसका आंसर होगा बी, अर्थात मेटेलिक कंडक्टर्स। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अर्थात कंपोजिशन अर्थात नेचर ऑफ कंडक्टर, अर्थात किस प्रकार का पदार्थ है उस पर विद्युत प्रतिरोधकता का मान डिपेंड करता है। ये था पिछले लेक्चर का MCQ। तो चलिए अब हम लोग आज का MCQ देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, अर्थात ताप गुणांक का मान किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ऑप्शन सी नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ऑप्शन डी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो ये था आज का क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।